दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज का मोटिवेशन है, आकाश में उड़ते एक गुब्बारे पे क्या खूब लिखा था, जो बाहर है वो नहीं पर जो अंदर है वो इंसान को ऊपर ले जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आपके अंदर क्वालिटी है वो आपको ऊपर ले जाएगा। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूरोपियन के बारे में देख लिया था कि पहले कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे, उसके बाद कौन आए थे और किसने कब अपना कंपनी स्थापित किया था। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे रीजनल पावर के बारे में कि क्षेत्र विकास कैसे कैसे हुआ, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे टूटा। तो पहला है बंगाल। तो रीजनल पावर में हम लोग देखेंगे बहुत सारा है, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, अवध, ये सब देखेंगे। तो पहला यहाँ पे लिखा हुआ है बंगाल और हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे। यहाँ पे लिखा है कि बंगाल बंगाल जो था वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रीजनल पावर था। वो क्यों था? क्योंकि इसमें तीन चार क्षेत्र थे, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश। मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे बंगाल, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बंगाल ये था। ये महत्वपूर्ण इतना ज़्यादा क्यों था बंगाल? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ भूमि था और यहाँ पे भू राजस्व बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए यह जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। और यहाँ पे एक बात ये भी लिखा है कि ये दिल्ली से बहुत अधिक दूर था। क्यों ये बात लिखा गया? क्योंकि दिल्ली में उस समय औरंगजेब वहाँ पे बैठा हुआ था और दिल्ली से बंगाल में शासन करना उतना ज़्यादा आसान नहीं था, इसलिए ये यहाँ पे ज़्यादा मायने रखता है। और बंगाल में उस समय 1698 में फोर्ट विलियम एक किला था जो बनाया गया था। फिर आगे लिखा हुआ है कि बंगाल में जो है वो दीवान और सूबेदार का दो पद था। दीवान का क्या काम था? रेवेन्यू, भू राजस्व वसूल करना। और सूबेदार का क्या काम था? कानून बनाना। और दीवानी का जो अधिकार था वो किसके पास था? मुर्शिद कुली खान के पास था। और सूबेदारी का जो अधिकार था वो अजीम उनसान के पास था। और अजीम उनसान राजकुमार था, इसलिए वो दिल्ली में बैठा हुआ था, औरंगजेब जहाँ पे थे। और मुर्शिद कुली खान जो था वो औरंगजेब का मरने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही औरंगजेब का डेथ होता है, मुर्शिद कुली खान क्या करते हैं? दीवानी और सूबेदारी का अधिकार, दीवानी और सूबेदारी का अधिकार दोनों क्या करते हैं? अपने हाथ में ले लेता है, अपने कब्जे में ले लेता है। दीवानी और सूबेदारी का अधिकार दोनों अपने कब्जे में ले लेता है। उसके बाद आगे लिखा है कि जैसे ही बंगाल में दीवानी का अधिकार कौन संभालता है? मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान ये इंतजार कर रहा होता है कि कब औरंगजेब का मृत्यु होगा। जैसे ही उसका मृत्यु होता है, बंगाल को स्वतंत्र राज्य घोषित कर देता है कौन? मुर्शिद कुली खान। और मुर्शिद कुली खान को ही बंगाल का संस्थापक भी कहा जाता है। उसने 1700 से 1727 तक शासन किया था। मुर्शिद कुली खान के बाद बीच में दो शासक आए थे, उसके बेटा और उसके दामाद दो शासक बने थे, लेकिन वो अयोग्य थे, इसलिए उसका जिक्र नहीं है। मुर्शिद कुली खान जो थे उन्होंने क्या किया था? मुर्शिदाबाद राजधानी बनाया था। मुर्शिद कुली खान के बाद अगला शासक जो था वो बंगाल का नवाब जो बना था वो अली वर्दी खान बना था, 1740 से लेकर के 1756 तक। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अली वर्दी खान ने क्या कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के समान है, अगर छेड़ा तो काट खाएगी, अगर उसे शांत रहने दिया जाए तो वो शहद देगी। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर आगे है इसके बाद अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? सिराजुद्दौला। अली वर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बनता है 1756 से 1757 तक। और नीचे मैंने मैप के नीचे जो लिखा हुआ है, एक बात आपको मैं हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। 1717 में फारूक शियार जो थे उसने क्या किया था? एक दस्तक जारी किया था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना शुल्क व्यापार करने का अधिकार दिया गया था। इसके बारे में सिराजुद्दौला को पता चल जाता है और उसने क्या करता है? उसने क्या किया कि दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए फोर्ट विलियम पर कार्रवाई कर दिया। फोर्ट विलियम कब बनाया गया था? तो 1698 में बनाया गया था। उसने क्या किया? दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए फोर्ट विलियम पर कार्रवाई किया 1756 में। और उसने कलकत्ता से अपना राजधानी कहाँ स्थापित हस्तांतरण कर लिया? अलीनगर। और अलीनगर की संधि इसके बाद होता है। जैसे ही अलीनगर की संधि होता है तो फिर आगे एक महत्वपूर्ण वार होता है जिसका नाम है पलासी का युद्ध। पलासी का वॉर ऑफ पलासी, जो 23 जून
1757 में होता है। 23 जून 1757 में पलासी का युद्ध होता है। किसके किसके बीच में? सिराजुद्दौला वर्सेस क्लाइव के बीच में होता है। और इसमें सिराजुद्दौला का हार होता है। क्यों हार होता है? क्योंकि दोस्तों जानते हैं कि अगर कोई अपने ही धोखा देते हैं तो फिर हारना तय है। एक इसमें लाइन भी कहा गया है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहा दम था, जहाँ मेरी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। तो सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे मीर जाफर, सिराजुद्दौला के सेनापति जो मीर जाफर थे, उसने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात कर लिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला का हार हो गया था और क्लाइव का इसमें विजय हुआ था। और मीर जाफर जो है उसे क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। ये मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, क्लाइव का गीदड़ भी कहा जाता है। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि सिराजुद्दौला का पलासी के युद्ध में सहयोग देने वाले कौन थे? तो सहयोग देने वाले दो व्यक्ति थे। सहयोग देने वाले दो व्यक्ति थे, मदन और मोहन। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। फिर आगे है कि जैसे सिराजुद्दौला का हार होता है, उसके बाद फिर बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर जाफर, जो कि क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है, वो मीर जाफर बनता है। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होते के साथ अंग्रेज़ों को ये लगता है कि मीर जाफर भी हमारे काम का नहीं है। फिर उसके बाद बंगाल का नवाब कौन बनता है? मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। मीर कासिम बंगाल का नवाब बनते ही उसने क्या किया कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लिया और उसने जर्मन वाल्टर की नियुक्ति किया। मीर कासिम एक योग्य शासक थे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों को लगा, 1757 में जो पलासी का युद्ध था उसमें लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग यहाँ पे शासन कर सकते हैं। और 1764 का जो बक्सर का युद्ध है उसमें उसने क्या किया, अपना पूरी तरह से कब्जा स्थापित कर लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच में हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस, मतलब अवध, बंगाल और मुगल सम्राट के बीच में हुआ था। ये तीनों मिलकर के युद्ध, बक्सर का युद्ध लड़े थे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। यहाँ पे तीन है तो तीन तिगाड़ा बात बिगाड़ा वाला बात हो जाता है। अवध में है, अवध के उस समय शासक कौन थे? शुजाउद्दौला। वहाँ पे बंगाल के शासक कौन थे? सिराजुद्दौला। अवध के शासक शुजाउद्दौला और बंगाल के शासक मीर कासिम यहाँ थे अभी। फिर उसके बाद अवध के शासक शुजाउद्दौला हो गए और मुगल सम्राट कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों का इस युद्ध में पराजय हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने वाले कौन थे? हेक्टर मुनरो, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय हुआ था। जैसे ये युद्ध खत्म होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी का विजय होता है, उसके बाद 1765 में इलाहाबाद का जो संधि होता है वो होता है। 1765 में इलाहाबाद का संधि होता है। फिर आगे लिखा हुआ इलाहाबाद का संधि करने के लिए क्लाइव आते हैं। जिससे प्लासी का जो युद्ध होता है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो वही क्लाइव इलाहाबाद का संधि करने के लिए आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। जबकि बक्सर का युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करने वाले कौन थे? हेक्टर मुनरो। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्लाइव ने क्या शर्त रखा था? तो क्लाइव ने 3 शर्त रखा था। वो कौन कौन सा था? कि इलाहाबाद कड़ा का राजस्व मुगल सम्राट को दिया जाएगा। ये मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देता हूँ। इलाहाबाद कड़ा का राजस्व मुगल सम्राट को दिया जाएगा। अवध पर जुर्माना 50 लाख का लगाया जाएगा और लगाया 50 लाख का जुर्माना उस पर लगाया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि उसने बीच में टांग अड़ाया था। और फिर तीसरा जो शर्त था, वो बंगाल में जो दीवानी अधिकार है, राजस्व वसूलने का जो अधिकार है, वो किसके पास रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास रहेगा। इसके बाद ही जैसे ही अवध 1765 में इलाहाबाद की जो संधि होती है, उसके बाद क्या होता है? बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत होता है। और बंगाल में द्वैत शासन का शुरुआत करने वाला कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। तो द्वैत शासन का मतलब यहाँ पे क्या है? दीवानी और नवाब का दो अधिकार, दो लोग जो मिलकर शासन करते हैं, वो द्वैत शासन हो गया। तो यहाँ पे दीवानी अधिकार जो था वो किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। और नवाब का क्या काम था कि जो एक्सपेंडिचर, जो भी उस राज्य का एक्सपेंडिचर है, उस क्षेत्र का जो भी एक्सपेंडिचर है, उसे उसको कौन संभालेगा? नवाब संभालेंगे, जो भी बंगाल का नवाब उस समय होगा। तो यहाँ पे एक बात और लिखा है कि डुअल सिस्टम को स्टार्ट करने वाले कौन थे? क्लाइव। डुअल सिस्टम को स्टार्ट करने वाले कौन थे? क्लाइव। और ख़त्म करने वाले कौन थे? वारन हेस्टिंग। ये बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो मैंने कुछ आपको बताया कि 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, 1757 में पलासी का युद्ध होता है, सिराजुद्दौला और किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव के बीच में।
बक्सर का युद्ध किसके बीच में होता है? अवध, बंगाल और मुगल सम्राट के बीच में होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, बंगाल और मुगल सम्राट के बीच में होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो प्लीज़ उसे छोड़ें नहीं।